नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सोनीपत में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बीजेपी में टिकट के लिए 25 नेताओं ने आवेदन किए। बैठक में सभी 25 नामों पर चर्चा की गई। आपको ये बताएं कि उम्मीदवार के नाम के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को अधिकृत किया है। इन सभी 25 नामों पर दोबारा से चर्चा होगी और इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का पैनल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। टिकट के 25 उम्मीदवारों में योगेश्वर दत्त का नाम भी शुमार है। बैठक में चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने इस चुनाव बड़ौदा का जो अभी का परिदृश्य है उस पर विमर्श किया है, चर्चा की है और 25 लोगों ने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपना बायोडाटा दिया है, टिकट पाने की इच्छा जाहिर की है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि उम्मीदवार को लेकर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट दी जाएगी। अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति करती है और ये दायित्व अब चुनाव समिति ने अपनी सदस्यों ने सभी जानकारी अपनी साझा करते हुए मुझ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया है कि हम आपस में विमर्श करके समस्त जानकारियों के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएं और जो भी चर्चा यहाँ हुई है उसका सार लेते हुए और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति में होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में बबीता फोगाट के चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी इसी के साथ विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन 25 नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है उनमें बबीता फोगाट का नाम नहीं है। बबीता जी का कोई आवेदन नहीं है और उन्होंने कोई इच्छा यहाँ से चुनाव लड़ने की व्यक्त नहीं की। कब तक फाइनल हो सकता है नाम? सामान्यतः सभी आवेदन स्थानीय लोगों के हैं, बड़ौदा के इलाके के ही कार्यकर्ताओं के, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आवेदन। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़े। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि एमएसपी पर धान, मक्का और बाजरा नहीं बिक रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी विपिन परमार ने, सुनिए। किसानों के मुद्दे को लेकर भी उनके द्वारा ये कहा गया है कि एमएसपी पर खरीद करने की बात की गई थी, हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं? किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। कहाँ बाजरे की एमएसपी नहीं मिल रही, धान सस्ता गया है, उनका सड़कों पर पड़ा है, मक्का बेहाल है, किसान तो बेहाल है। कहने से थोड़ा ही है, कहाँ खरीदी हुई है? खरीद नहीं हो रही, किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही। किसानों की अगर बात करें हुड्डा साहब, किसान मंडियों में आप तो लगातार फीडबैक ले रहे थे, ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी की ओर से भी की गई है, क्या उस तरीके से खरीदा जा रहा है धान जिस तरह से खरीद होनी चाहिए या बाकी फसलें? मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके किसी भी मंडी में जाके देखो, किसान का धान एमएसपी से भी कम गया है, मक्का आधे भाव में जा रही है एमएसपी से, बाजरे की खरीद नहीं हो रही है और ये आपने कपास पीट रही है और किसान जब मांग करते हैं तो उनको पीटते हैं। किसान की पिटाई सड़कों पर हो रही है, किसान की फसल की पिटाई मंडियों में हो रही है। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि बाजरा हम राजस्थान का हमें रोकना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा फ्लो है और साथ ही साथ एक और बात की गई है कि पंजाब और राजस्थान की कोई भी फसल हरियाणा नहीं खरीदेगा। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, ये तो चलो खरीदेंगे, लेकिन ये कानून जो अब बनाए हैं, जिसकी ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, वो कानून क्या बना है? कानून बना कोई रोक नहीं सकता। ये कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून मानेंगे, जो हम तो खुद कह रहे हैं कानून गलत है, जब फिर साफ सही क्यों माने? क्यों नहीं मानते भाई कानून गलत बनाए, इनको वापस किया जाए और चौथा कानून लाया जाए कि किसान को कोई भी एमएसपी से कम नहीं लेगा, जो लेगा उसको सजा याफ्ता होगी। जैसे 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने रूल बना दिया था कि एमएसपी से कम कोई नहीं खरीद सकता,
और जिस फसल की MSP नहीं है वो जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा उस पर खरीदोगी, उससे कम नहीं खरीद सकता। और हमने किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए 15% सिक्योरिटी या श्योरिटी रखी थी और वो कंप्लीट होने के बाद ही रिलीज होती थी। आप देख लेना, मेरा देखा होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नहीं तो मैं मंगा देता हूँ। सरकार ये कह रही है कि जो कांग्रेस के 54 साल रहे उसकी विफलताओं को लेकर बड़ौदा का उपचुनाव लड़ा जाएगा। 6 सालों में हमने 654 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं बड़ौदा में उनको लाने का काम किया गया, उनको विकसित करने का काम किया गया। सर क्या कहेंगे? 6 साल का पता लग जाएगा, 6 साल में कौन सी उपलब्धि है इनकी, 6 साल में क्या किया इन्होंने, क्या एक हरियाणा में क्या किया है ये पता लग जाएगा। 6 साल में बड़ौदा से पता लग जाएगा। हमने तो पूरे हरियाणा के विकास किया और इस इलाके का जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका था उसमें खूब विकास किया। हर गांव में विकास किया है, हर शहर में विकास किया है। और हरियाणा जो नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज कहाँ है? बेरोजगारी में कितना ठीक था फिगर इसका हरियाणा का, आज कहाँ? बेरोजगारी में हरियाणा सबसे नंबर 1 में पूरे देश में। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई है ही नहीं सरेआम। और भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना है कि भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर चुका। तो हर वर्ग इनसे देखो, हमने गरीब आदमी को, दलित को 100-100 गज के प्लॉट दिए, उनको विकसित करके दिए, उनको मकान बनाने के लिए लोन दिया। इनने एक प्लॉट दिया है किसी को? 1 इंच कहीं मेट्रो लेके आए हैं, 1 इंच कोई रेलवे लाइन लेके आए हैं? बड़ौदा के साथ ही है ना बड़ौदा, और उसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ कानपुर विश्वविद्यालय बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, गोहाना देखो, बड़ौदा देखो, सब विकसित एरिया है। पूरा हरियाणा में विकास हुआ है। कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में सीधे तौर पर जो है टक्कर देती नजर आ रही है। क्या मुद्दे सर प्रमुखता के साथ जो है जनता के बीच में आप लोग रख रहे हैं और उम्मीदवार का चयन कब तक हो जाएगा? मुद्दे ही हैं। हर वर्ग परेशान है। किसान बर्बादी के कगार पे है। मतलब ये अपना जो कर्मचारी हैं वो उसमें हैं, आपके जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, दलित परेशान है, बैकवर्ड परेशान है, ग्रामीण परेशान है, शहरी परेशान है, कोई भी तो खुश नहीं है इनसे। और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था सरकार के जो काम होते हैं, तो एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपस में और इससे पहले चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा। पार्टी सिंबल बीजेपी का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हलके में ज्यादातर कांग्रेस के विधायक बने, हम चुनाव में 54 साल का हिसाब मांगेंगे। हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा। और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके की है। विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है। हमने कराया है और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए। आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए? अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया। कि लोग करते विकास का काम, तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले।
अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी लोगों को? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो दो आंखें हैं बराबर की। अरे दो बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, आईएमटी हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया। कहा नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। तो हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस एमएसपी के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी एमएसपी पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहां बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। अब 1300 रुपए बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते? बीजेपी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किसानों को कृषि कानूनों को लेकर जागरूक कर रही है। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, झज्जर और पलवल की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। हर एक बारीकी को समझाया गया कि किस तरीके से जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के लिए फायदेमंद हैं, किसानों के लिए हितकर हैं। इसको लेकर ये बात बताई गई। किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक्टर रैली के जरिए झज्जर में कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डीघल गांव में ट्रैक्टर्स पर सवार यहां पर सैकड़ों किसान पहुंचे। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा में सांसद अरविंद शर्मा शामिल हुए। बीजेपी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किसानों को कृषि कानूनों को लेकर जागरूक कर रही है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि पलवल में कांग्रेस 3 कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेक्टर 2 से लेकर ताऊ देवीलाल पार्क तक ट्रैक्टर जागरूकता रैली उनकी ओर से निकाली गई। इस मौके पर पलवल से विधायक दीपक मंगला और हथीन विधायक प्रवीण डागर समेत बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार आई है। ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर जागरूक किया गया ट्रैक्टर रैली के जरिए, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। विधायक मौजूद रहे, तो वहीं झज्जर में सांसद वहां पर मौजूद रहे।
कई किसानों का भी साथ मिला। वहीं दिल्ली पहुंचे विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक सचिव के मंगलवार और बुधवार को विधायकों से मुलाकात करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है। कोई विधायक फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और पलवल जिलों से चलकर जब विधायक अधिकारी के पास काम करने जाता है और अगर कोई अधिकारी बैठा न पाया जाए तो जिन लोगों के काम को लेकर विधायक वहां पर जाता है उनके काम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। उन्होंने और कई विधायकों ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि एक बार अधिकारियों को निर्देशित दें कि विधायकों से निश्चित दिन मुलाकात हो। और उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा एक ढकोसला थी। राहुल गांधी और कांग्रेसियों का खेत से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस ने कानून को लागू नहीं किया लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा ये तो एक ढकोसला था। राहुल गांधी का और खेत से क्या संबंध, कांग्रेसियों का और खेत से क्या संबंध। भाई एक बात बताइए, राहुल गांधी जी वहाँ पे आए, क्या उन्होंने ये कहा क्या कि जिस कानून को हम लोग बनाने वाले थे वही कानून बीजेपी लेके आई है? उन्होंने बोला क्या? कहीं भी नहीं बोला उन लोगों ने। अगर वो उस कानून को लागू कर देते तो था ठीक, और अगर हमने उस कानून को लागू कर दिया तो हो गया गलत। उन लोगों का खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वहाँ पर तनाव पैदा करने वाली मशीन का नाम राहुल गांधी हो गया है। और ये जो आपने कहा कि भाई आप लोगों ने भी, जो बीजेपी ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली, हाँ बिल्कुल, हम किसानों के पक्ष की बात रखने वाले लोग हैं। या कांग्रेस के झूठे लोग, बेईमान लोग, बदमाश और चोर लोग हैं, ये बार बार उल्टी बात करके जो उकसाने का काम कर रहे हैं, इसकी अवेज में हम लोगों ने ये कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल सीधे तौर पे कहा कि हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे कि सारे कानून किसानों के पक्ष के कानून हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर किसानों को लगता है कि भाई इस चीज़ से किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना है तो आए, बैठे, बात करें। इसमें कभी अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम सारे के सारे, हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बालक हैं हम। तो वहीं फतेहाबाद के गांव खुनन में प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ी के लिए उनका परिवार ही आफत बन गया। लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से प्रेमी जोड़ी ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। 4 महीने पहले घर से भागकर सिरसा में गांव खुनन के हरजिंदर सिंह और सीमा रानी ने प्रेम विवाह किया था। लड़के हरजिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि युवती पक्ष के परिवार ने जबरन उनके घर की बिजली काट दी। इससे वो अंधेरे में जीने को मजबूर है। तो जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है, जिससे वो दोनों काफी डरे हुए हैं। 4 महीने पहले दोनों ने शादी की थी, लेकिन अब परिवार वाले ही जान के दुश्मन बन गए हैं। लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। इतना ही नहीं, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन को भी काट दिया गया और अंधेरे में ये लोग रहने को विवश हैं, मजबूर हैं। जो युवती पक्ष है उसके घर वालों ने लड़के को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं फरीदाबाद जिले के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर जहां पर पंच, सरपंच और ग्रामीण लगातार नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इन गांवों को निगम में शामिल नहीं किया जाए। इसी बीच बीजेपी नेता सोहनपाल छोकर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वो इसमें ग्रामीणों की मदद करे और इन गांवों को निगम क्षेत्र में जाने से रोके। बीजेपी नेता ने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया कि वो जल्द ही उनकी मांग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने रखेंगे। आपको ये बताएं कि 26 गाँव के पंच और सरपंचों ने मिलकर नगर निगम के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की। तो आपको ये बताएं कि नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते ये 26 गांव और इसी को लेकर यहां पर मांगे रखी गई। देखिए, जो बात आप सब लोगों के ध्यान में है कि पीछे फरीदाबाद के नगर निगम के अधिकारियों ने एक प्रपोजल तैयार किया 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने को लेके। तो वहाँ के जो मौजूदा सरपंच हैं उन गांवों के और उनकी जो एक संगठन बना हुआ है वो सब लोग और उनके साथ कुछ ग्रामीण भी अपनी भावनाओं से एक ज्ञापन के माध्यम से बताने के लिए आए हैं कि वो नहीं चाहते कि ये गांव नगर निगम में शामिल हों।
सोनपाल छोकर जी उनके पास आए उम्मीदों के साथ कि वो ऊपर मुख्यमंत्री से बात करें कि ये गलत हो रहा है जो भी हो। और जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके भी खासम खास है क्योंकि टिकट इनको उन्होंने ही दिलवाई थी। तो हमारी उम्मीद है कि आप मंत्री जी से भी बात करें और इस मामले को निरस्त करवाएं जितना जल्दी हो सके। गांव को शामिल किए जाने को लेकर के ग्रामीण लगातार विरोध। प्रदेश की मंडियों में आकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करने वाले किसान और मजदूरों को अब भूखे पेट नहीं रहना होगा। दरअसल यमुनानगर में अनाज मंडियों में आने वाले किसान और मजदूरों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने योजना की शुरुआत की। उन्होंने ये भी कहा कि अनाज मंडी में अपनी फसलें लेकर आने वाले किसान मजदूरों को खाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। जिले की सभी 13 अनाज मंडियों में किसानों का मजदूरों के लिए दोपहर के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। सरकार की इस योजना का किसानों ने भी स्वागत किया। पूरे ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ हमारी परचेज हो रही है पैडी की, हर एक मंडी के अंदर हमने खाने का अपना प्रावधान किया है। जो भी हमारे किसान भाई या जो लेबर तबके से आए हुए हैं या दूसरे कोई जो मंडी में आते हैं, उन सब के लिए निःशुल्क खाने का हमने आरंभ किया है। बढ़िया कदम उठाया सरकार ने, क्योंकि जिम्मेदार कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ जगह नहीं मिलती तो उन्हें यहाँ बैठना पड़ता है, दिन में रहना पड़ता है। उनको सही टाइम पे रोटी पानी मिलेगा तो बहुत अच्छी पहल है। और इससे किसानों में खुशी की लहर गई है कि वे खुश है इस बात से कि मंडी में चाय पानी की, बिस्किट की और रोटी की व्यवस्था। वहीं यमुनानगर में जिला प्रशासन किसानों के बीच जाकर पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है। डीसी खुद किसानों को जागरूक करने और इस दिशा में उठाए गए प्रयासों को देखने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं। यमुनानगर जो एक तरफ से उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ से हिमाचल से सटा हुआ है, यहाँ पर पराली जलाने के 10 मामले दर्ज किए गए और ऐसी घटनाएं और न हो इसके लिए कृषि विभाग लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। पराली जलाने के नुकसान के बारे में भी उन्हें बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण 11 अक्टूबर को होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के 5 राज्यों के 6 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू भी होंगे। यमुनानगर का मुमताज अली भी प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेगा। मुमताज अली के अलावा मध्य प्रदेश के दशरथ सिंह, यूपी के बाराबंकी के राममिलन बारामती, उत्तराखंड के सुरेश चंद्र, महाराष्ट्र के विश्वनाथ प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। यमुनानगर के मुमताज अली को जैसे ही पीएम द्वारा उनसे बातचीत करने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों ने दी, परिवार में खुशी का माहौल हो गया। मुमताज अली एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी हैं। परिवार में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।